हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो है पालमपुर गांव की कहानी, उसका लगभग हम लोग 100 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो आपके टर्म 1 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि आपको इसमें लगभग 100 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अदर वेरियस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल को आपने देख ही लिया है कि क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, ठीक है, अर्थशास्त्र चैप्टर 1, और उसका नाम क्या है, पालमपुर गांव की कहानी। जो एक ऐसा ही एक गांव की कहानी है पालमपुर की, और वहाँ पर जो कैसी व्यवस्था है उसको दिखाया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या था। तो पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य पेशा जो है वो खेती था, ठीक है, खेती। सेकंड क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में कितनी प्रतिशत जनता खेती पर आश्रित थी। तो लगभग 75% जनता जो है वो खेती पर आश्रित थी, प्राथमिक क्रियाकलाप पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर का मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या था। तो पालमपुर जो गाँव है वहाँ पर सिंचाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो स्रोत थे वो नलकूप थे, ट्यूबवेल, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, पालमपुर में कितने परिवार रहते थे। तो पालमपुर में लगभग 450 परिवार हुआ करते थे, 450, 445, 450। नेक्स्ट है 5 नंबर, पालमपुर गांव के साथ निकटतम कौन सा बड़ा गांव जुड़ा हुआ है। तो पालमपुर जो कहानी आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां से निकटतम जो सबसे बड़ा कस्बा या गांव था वो रायगंज था, ठीक है, रायगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो खरीफ फसल जो उगाई जाती है वो जून से अक्टूबर के महीने में उगाई जाती है। ये आप समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु के आसपास होती है खरीफ फसल ऋतु। 7 नंबर क्वेश्चन है, रबी फसल की अवधि क्या है। तो रबी फसल जो है नवंबर से अप्रैल के बीच उगाई जाती है रबी फसल। नेक्स्ट है, कौन से राज्य में आधुनिक कृषि विधि अपनाई गई। तो आप देख सकते हैं कि भारत में सबसे पहले पंजाब राज्य जो है वहाँ पर कृषि की आधुनिक विधि अपनाई गई थी, पंजाब में। नेक्स्ट है 9 नंबर, पालमपुर गांव में कितने परिवार भूमिहीन हैं। तो 150 ऐसे परिवार हैं जिनके पास पालमपुर में ऐसे 150 परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं है। तो 150 हो जाएगा आंसर 9 नंबर का। 10वां है, पालमपुर में किसान वर्ष में कितनी फसलें उगाते हैं। तो पालमपुर अगर कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है वर्ष में, ठीक है। नेक्स्ट है, गेहूं चना जौ किस प्रकार की फसलें हैं। तो गेहूं जौ चना जो है वो रबी फसल है, जो अक्टूबर से नवंबर के महीने में उगाई जाती है। नेक्स्ट है 12 नंबर, खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु। नेक्स्ट है 13 नंबर, हरित क्रांति क्या है। तो हरित क्रांति जो है कृषि में विकास की एक नवीनतम टाइप की रिवॉल्यूशन थी कृषि में विकास के लिए, ठीक है। फिर है, हरित क्रांति की क्या विशेषताएं थी। तो हरित क्रांति की विशेषताएं थी गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि करना, गेहूं तथा चावल में की कृषि में अप्रत्याशित वृद्धि करना। 15 है, HYV का क्या तात्पर्य है। तो HYV का तात्पर्य होता है अधिक उत्पादन करने वाले बीज, अधिक उत्पादन करने वाले बीज को HYV बीज कहा जाता है। नेक्स्ट है, भौतिक पूंजी निम्न में कौन नहीं है। भौतिक पूंजी, तो ऑप्शन नंबर आपका क है इमारतें, ख है औजार, ग है मशीन और घ है ट्रैक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक्टर जो है वो कार्यशील पूंजी है, आपका भौतिक पूंजी नहीं है। नेक्स्ट है 17 नंबर, इमारतें मशीनें और औजार किस प्रकार की पूंजी है। इमारतें मशीनें और औजार किस प्रकार की पूंजी है। तो वो है भौतिक पूंजी, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करने वाले कितने परिवार पालमपुर में हैं। तो लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कृषि करते हैं। आगे क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति क्या है। तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की जो क्रांति थी उसको श्वेत क्रांति कहा जाता था। नेक्स्ट है, मदर डेयरी कहाँ की एक सरकारी सहकारी संस्था है। तो मदर डेयरी जो है दिल्ली की एक सहकारी संस्था है। फिर है, पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती गांव को दूध बेचते हैं। पालमपुर के लोग किस निकटवर्ती गांव को दूध बेचते हैं। तो रायगंज को, ठीक है। आगे है, भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आधुनिक कृषि की शुरुआत की गई थी भारत में। आगे है, किस खाद्य का उत्पादन का हरित क्रांति के कारण बढ़ोतरी हुआ। तो चावल और गेहूं का जो है खाद्य उत्पादन बढ़ोतरी हुआ था
हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको कहा जाता है। आगे है कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन इत्यादि क्रियाएं कहलाती है। तो ये कहलाती है प्राइमरी एक्टिविटी। जहाँ पर एक्ट मैंने लिखा हुआ क्योंकि पेज नहीं बचा था तो इसलिए, तो प्राथमिक एक्टिविटी मतलब प्राथमिक क्रियाएं। आगे है 25 नंबर कि 1960 की हरित क्रांति किसके साथ जुड़ी हुई है। तो 1960 की जो हरित क्रांति थी वो HYV बीजों के प्रयोग से जुड़ी हुई थी। आगे है 26 नंबर, पालमपुर में काम करने वाले कितने % लोग गैर कृषि कार्य में लगे हैं। मतलब कितने % ऐसे लोग हैं जो कृषि नहीं कर रहे हैं, जैसे परिवहन का काम कर रहे हैं इत्यादि काम कर रहे हैं, तो वो है 25% के आसपास। आगे है 27 नंबर, निम्न में कौन से अधिक श्रम आधारित क्षेत्र हैं। आपका ऑप्शन है क नंबर कृषि, ख मुर्गी पालन, ग मत्स्य पालन और घ खनन। तो क नंबर आपका ऑप्शन सही होगा क्योंकि कृषि जो है वो ज़्यादा श्रम आधारित क्षेत्र है। नेक्स्ट है 28 नंबर कि भूमि मापने की मानक इकाई क्या है। तो भूमि मापने की मानक इकाई जो है वो हेक्टेयर कही जाती है, भूमि मापने की मानक इकाई। आगे है 29 नंबर, देश में कुल खेती वाले क्षेत्रों में से आज कितना क्षेत्र सिंचित है। देश के कुल क्षेत्रों में, खेती वाले क्षेत्रों में आज कम से कम 40% से कम क्षेत्र जो है वो सिंचित है। आगे है सीमांत किसान कौन है। तो सीमांत किसान किसे कहा जाता है। तो सीमांत किसान वे हैं जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। नेक्स्ट है 31 नंबर, पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवार की संख्या कितनी थी। तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के लोगों के परिवार की संख्या जो है वो 80 के करीब थी, 80। नेक्स्ट है पालमपुर में परिवहन के कौन कौन से साधन थे। तो पालमपुर में ट्रक, बैलगाड़ी, भैंसा बग्गी इत्यादि सभी प्रकार के साधन थे। ठीक है। नेक्स्ट है 33 नंबर, उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो किसी भी जगह पर आपको उत्पादन, अगर आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए लैंड है। ठीक है, भूमि, लैंड, तो सबसे इम्पोर्टेंट लैंड हुआ। आगे है 34 नंबर, अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। तो अस्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी जो है वो भौतिक पूंजी के स्रोत कहे जाते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन है आपका क नंबर श्रमिक, ख नंबर पूंजी, ग नंबर भूमि और घ नंबर व्यापार। तो व्यापार जो है वो उत्पादन का साधन नहीं है। ठीक है, व्यापार। नेक्स्ट है आप 36 नंबर, बड़े कृषकों के लिए पूंजी के क्या स्रोत हैं। तो बड़े कृषकों के लिए पूंजी के स्रोत होते हैं बैंक और उनकी अपनी बचत जो होती है वही आप उसके लिए पूंजी के स्रोत होते हैं। नेक्स्ट है लघु कृषक कौन है। तो लघु कृषक कौन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि होती है, वो है लघु कृषक। ठीक है। नेक्स्ट है पालमपुर गांव में भूमि स्थिर क्यों है। तो पालमपुर गांव में जो भूमि स्थिर होने का सबसे बड़ा रीजन है वह है 1960 के बाद अब कोई बंजर भूमिगत बची ही नहीं, इसलिए वहां पर जो है कृषि स्थिर है। मतलब जितनी कृषि वहां स्टार्ट हो रही थी पहले से वो अभी भी हो रही है, क्योंकि वहां पर कोई भी भूमि जो है बंजर नहीं बची है। आगे 39 नंबर, बहुविध फसल प्रणाली क्या है। तो एक वर्ष में एक से अधिक फसल अगर उगाते हैं हम लोग तो उस क्रिया को कहा जाता है बहुविध फसल प्रणाली। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है इस प्रकार का। 40 नंबर क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में किनके घर मिट्टी और फूस के बने हुए थे। तो पालमपुर गांव में अनुसूचित जाति जो दलित के घर थे वो घास फूस और मिट्टी के बने हुए थे, अनुसूचित जाति मतलब SC का। आगे है पालमपुर गांव में हाई स्कूल की संख्या कितनी थी। तो पालमपुर गांव अगर आप देखेंगे तो हाई स्कूल की संख्या 1 थी वहां पर। आगे 42 नंबर कि पालमपुर गांव में इनमें क्या नहीं था। तो वहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क है प्राथमिक विद्यालय, ख है रेलवे स्टेशन, ग है औषधालय और घ है राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं था, तो आपका ख नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43, भूमि है। तो भूमि क्या है, भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस है भूमि, लैंड। 44 नंबर है, 1 हेक्टेयर कितने मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो लगभग 100 मीटर के बराबर होता है 1 हेक्टेयर मीटर के भूमि। ठीक है। आगे 45 नंबर, वर्तमान में कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत में ही सिंचाई होती है। तो वर्तमान में लगभग 40% जो है वो सिंचाई होती है। आगे 46 नंबर, उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है। तो उपयोगिता का सृजन जो है वो उत्पादन कहलाता है, प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन कहलाता है उपयोगिता का सृजन। आगे है 47 नंबर, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति क्या कहलाती है। तो आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली शक्ति जो है उपयोगिता कहलाती है, पोटेंशियल। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है सविता को ऋण जो है किससे मिला। तो सविता आप देख सकते हैं कहानी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सविता को ऋण जो है वो तेजपाल से मिला था और कितने लगभग 24% ब्याज की दर पे मिला था सविता को ऋण। आगे है 49 नंबर कि पालमपुर गांव की कहानी में करीम कौन था। तो करीम जो है एक कंप्यूटर शिक्षक था, करीम। नेक्स्ट है 50 नंबर HYS का फुल फॉर्म क्या है। तो HYS का फुल फॉर्म होता है HYS का हाई यील्डिंग सीड्स। हाई यील्डिंग सीड्स मतलब उच्च प्रोदकता वाले बीज। नेक्स्ट है उत्पादन की कितनी इकाइयाँ होती है। तो उत्पादन के मुख्यतः 4 इकाइयाँ होती है। आप देख सकते हैं कौन कौन, भूमि, श्रम, पूंजी और मानव पूंजी। इतना चीज़ अगर रहेगा तो आप उत्पादन करने के लिए सक्षम रहेंगे। फिर है 52 नंबर पालमपुर में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया गया। तो आप सभी जानते हैं कि पालमपुर में उत्पादन बढ़ाने के लिए वहाँ पर बहुविध फसल प्रणाली को लाया गया था और HY भी बीजों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है पालमपुर में श्रम की व्यवस्था कहाँ से होती थी। तो पालमपुर में श्रम की व्यवस्था होती थी छोटे किसान और भूमिहीनों से। छोटे किसान जो होते थे और भूमिहीन जो होते थे वही वहाँ पर श्रम की सारी व्यवस्था करते थे, यानी श्रम का काम करते थे। आगे है 54 नंबर पालमपुर में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। तो पालमपुर में एक हाई स्कूल था और 2 प्राइमरी स्कूल थे। यही वहाँ पर एजुकेशन के आधार थे। आगे 55 नंबर है छोटे किसान कौन है। तो छोटे किसान वे हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता था, छोटे किसान कहा जाता था। आगे है सविता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिला। तो 24% की दर पर उन्हें ऋण मिला था सविता को। आगे पालमपुर गांव में डाला कौन है। तो डाला जो है वो एक भूमिगत श्रमिक कहा जाता है वहां पर, डाला, ठीक है, भूमिगत श्रमिक। नेक्स्ट है पालमपुर में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं। तो पालमपुर में बरसात के मौसम में लोग ज्वार और बाजरा को उगाया करते थे, ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट है 59 नंबर पालमपुर में कितने परसेंट लोग जो हैं वो कृषि व्यवसाय में लगे हुए थे। तो लगभग 25% लोग जो हैं वो कृषि व्यवसाय में लगे हुए थे। नेक्स्ट है 60 नंबर सर्वप्रथम कृषि के आधुनिक तरीके का प्रयोग किन 2 राज्यों में किया गया था। तो आप जानते होंगे कि पंजाब और हरियाणा जो है वहीं पर सबसे पहले आधुनिक कृषि का प्रयोग किया गया था। सबसे पहला राज्य जो है पंजाब और सेकंड राज्य कौन था, हरियाणा। नेक्स्ट है 61 नंबर पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल जो है 276 हेक्टेयर, 276 हेक्टेयर है। नेक्स्ट 62 नंबर है एक देश में श्रम शक्ति क्या है, मतलब वैसे ऐसा कौन सा एज है जहाँ पर श्रम आदमी कर पाता है। तो वो है 15 वर्ष से 59 वर्ष की आयु जो है वह श्रम शक्ति का एज है, ठीक है। नेक्स्ट है राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो राशन कार्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। राशन कार्ड जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। नेक्स्ट है भारत में 2011 से 2012 में निर्धनता रेखा कितनी है। तो 22.2% वहाँ की निर्धनता रेखा है। नेक्स्ट की बात करें 65 नंबर, तो 65 नंबर क्वेश्चन है इनमें कौन से अस्थायी पूंजी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। उसका ऑप्शन है क नंबर ट्रैक्टर, ख नंबर औजार, ग नंबर पैसा और घ नंबर थ्रेसर। तो इनमें कौन से अस्थायी पूंजी नहीं है। तो पैसा जो है वो अस्थायी नहीं, क्योंकि आप अगर एक बार कमा लेते हैं तो आपके पास पैसा वो परमानेंटली नहीं रह पाएगा और पैसा आपको जुगाड़ करना होगा या कुछ ना कुछ लेन देन करना ही पड़ता है, तो वो हो जाएगा आपका कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट है 66 नंबर इनमें कौन सा कार्यशील पूंजी है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने बताया है पैसा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा कार्यशील पूंजी है। तो आपको कार्यशील पूंजी बताना है। तो क नंबर ऑप्शन है नगद मुद्रा, ख नंबर है ट्रैक्टर, ग नंबर कंप्यूटर और घ नंबर बड़े उपकरण। तो आपका क नंबर जो है वो परमानेंटली सही हो जाएगा, क्योंकि नगद मुद्रा जो है वो कार्यशील पूंजी है। नेक्स्ट 67 नंबर है कौन सा कार्यशील पूंजी नहीं है। तो इसका ऑप्शन है थ्रेसर, नगद मुद्रा, रासायनिक उर्वरक और HY भी बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा क नंबर थ्रेसर। नेक्स्ट है रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर। तो रायगंज जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट है पालमपुर किस राज्य के पश्चिमी भाग के एक गांव जैसा दिखता है। तो पालमपुर आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी एक जगह है, वहां से मिलता जुलता है, तो इसको कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से। नेक्स्ट 70 नंबर है पालमपुर में किसान तीसरी फसल के रूप में क्या उगाते थे। तो आप जान सकते हैं ज्वार और बाजरा तो उगाते थे, लेकिन तीसरे चीज के लिए क्या उगाते थे, वो आलू उगाते थे पालमपुर में। नेक्स्ट है 71 कि पालमपुर में पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अधिकांश छोटे किसान पैसे कहाँ से उधार लेते थे। तो गांव के साहूकार से जो है वो उधार लेते थे पैसे। फिर 72 है भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ प्रयोग करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था। तो उद्यमी कहा जाता था उसे, उद्यमी।
नेक्स्ट है 73, रासायनिक उर्वरक की खपत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तो रासायनिक उर्वरक की खपत जो है भारत के सबसे अधिक पंजाब राज्य में है। पंजाब जो भारत के पश्चिमी एरिया में है, उत्तर पश्चिमी एरिया में है पंजाब। नेक्स्ट है 74, उच्च उपज देने वाली किस्म HYV बीजों का विकास कहाँ किया जाता है? तो अनुसंधान जो सेंटर है, अनुसंधान संस्थान में, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पर इन सभी बीजों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 75, भारत के किस क्षेत्र में सिंचाई का स्तर निम्न है? तो भारत के लगभग दक्कन का पठार अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सिंचाई का स्तर निम्न है, क्योंकि वो काफ़ी पठारी रीजन है, प्लेटू रीजन है, इसलिए वहाँ पर सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाती है। नेक्स्ट 76 है, कच्चा माल और रकम नगद रकम क्या कहलाता है? तो कच्चा माल और नगद रकम जो है कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इनमें कौन से उत्पादन की इकाई में नहीं आता है? इनमें से उत्पादन की इकाई में कौन नहीं आता है? इसके ऑप्शन है क नंबर भूमि, ख नंबर पूंजी, ग नंबर श्रम और घ नंबर डेयरी। तो घ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डेयरी। नेक्स्ट है, इनमें कौन अस्थायी पूंजी नहीं है? तो क नंबर ऑप्शन है बीज, ख नंबर मशीन, ग नंबर जनरेटर और घ नंबर औजार। तो आपका बीज जो है वो अस्थायी पूंजी नहीं है, क्योंकि आप बीज को हर एक साल इसको रेन्यूअल करते हैं, तो वो कार्यशील पूंजी का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन कार्यशील पूंजी नहीं है? 79 नंबर। क नंबर है कच्चा माल, ख नंबर ट्रैक्टर, ग नंबर कीटनाशक और घ नंबर कुम्हार द्वारा प्रयोग में लाई जा रही मिट्टी। तो ख नंबर जो है वो कार्यशील पूंजी नहीं है, ठीक है, ट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालमपुर गांव में किशोर क्या था? तो किशोर एक खेतिहर मजदूर था। उसके बाद डाला कौन था? तो डाला एक भूमिगत श्रमिक था। सविता कौन थी? तो ऋणकर्ता थी, जो तेजपाल से ऋण ली थी। और तेजपाल कौन है? एक बड़ा किसान था, या साहूकार भी कह सकते हैं इसको। और मिश्रीलाल कौन था? मिश्रीलाल एक व्यावसायिक किसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में इनमें कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर क है आपका परिवहन, ख है फिल्म की शूटिंग, ग है डेयरी और घ है लघु स्तरीय विनिर्माण। तो फिल्म की शूटिंग जो है वहाँ पर गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं हरित क्रांति क्या है? तो हरित क्रांति, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और इसका संबंध कृषि क्षेत्र से था। और इसका शुरुआत कहाँ हुआ था? तो शुरुआत हुआ था मैक्सिको अमेरिका में, ठीक है। और भारत में शुरुआत कौन किया था? तो M स्वामीनाथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन किया था? तो M स्वामीनाथन। और अमेरिका में कौन किया था? तो विलियम गोंड नामक वैज्ञानिक थे, जो अमेरिका में स्टार्ट किए थे। तो क्यों शुरू किया गया हरित क्रांति, इसको भी थोड़ा एक ओवरव्यू आप जान लें, क्यों शुरू किया गया था। तो 1960 ईस्वी के प्रारंभ तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था और उपज कम होती थी, जिससे किसानों को बहुत समस्या उत्पन्न होती थी। परिणाम स्वरूप गेहूं के बढ़ते मांग के कारण कुछ नए और आधुनिक उपज लाना था। इस दिशा में नॉर्मन डी बैरलॉग ने गेहूं के उपज में बढ़ोतरी के लिए HYV बीजों का प्रयोग शुरू किया, जिससे गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में काफ़ी क्रांतिकारी बदलाव हुआ और गेहूं के उपज में काफ़ी वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता था। और भारत के जो स्वामीनाथन थे, वो भी मैक्सिको अमेरिका से ही प्रेरित होकर भारत में पंजाब राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो आज हम लोग कंप्लीट फाइनल कर चुके हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स क्लास 9th का, पालमपुर गांव की कहानी। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जाएं दोस्तों, ताकि आपको सारे MCQ यहाँ से मिल सके। और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी लाभ मिल सके, जो स्कूल या ट्यूशन नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी लाभकारी साबित हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।